तो स्वागत है दोस्तों आपका नए वीडियो में। हम लेके आए आज इंडिया ए की बहुत सारी खबरें कि क्या हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी क्यों फ्लॉप हो रहा है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, झगड़े एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ठीक है, चालू करते हैं सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी से। सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रदर्शन की और फिर आते हैं टीम इंडिया ए की प्रदर्शन पे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या लगता है गणेश आपको, वैभव सूर्यवंशी गेम अचानक चेंज हो गया? नहीं नहीं, प्रॉमिसिंग टैलेंट तो है, नो डाउट इन दैट। पर ये बात भी समझने वाली है कि वो श्रीलंकन पिचेस है एंड अगेन ये इंटरनेशनल मैचेस है। आईपीएल का प्रेशर अलग होता है, इंटरनेशनल मैच का प्रेशर अलग होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी चीज है कि वैभव सूर्यवंशी अपना पहला सीरीज खेल रहे हैं फ्रॉम इंडिया ए, मतलब इंडिया से अंडर 19 खेले इसके पहले, बट ऑफिशियली इंडिया ए से पहली बार खेल रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा टाइम देना चाहिए यार, मतलब आई मीन इन द एंड है तो 15-16 साल का बच्चा ही, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई थिंक कुछ और सीरीज देख कर दे सकते हैं। एंड जितना मैंने देखा, पूरा भी फ्लॉप नहीं कह सकते क्योंकि उनको स्टार्ट्स मिल रहा है, बस वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उसको। आई थिंक वो भी हो जाएगा, इंटरनेशनल में यूज टू हो जाएंगे एक आध, जब एक कर लेंगे सेंचुरी वगैरह तो देन वो फीलिंग आ जाएगा उनको, उनको अंडरस्टैंड आ जाएगा कि कैसे इनिंग्स को अभी लंबा खींचना है। बट आई थिंक चांस देना चाहिए यार, अभी तो कितने 4 ही मैचेस हुए, तो आई थिंक ही डिजर्व्स मोर चांसेस देन दैट। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको प्रोबेबली सीरीज को जाने से पहले बहुत सारे, जैसे उनके पापा या फिर कोच, उन्होंने बताया होगा कि देखो बेटा, वनडे है तो थोड़ा सा टाइम ले लो स्टार्टिंग में और फिर उड़ा के खेलो एक बार तुमको स्टार्ट मिल गया तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं और उनको स्टार्ट मिल रहा है। लेकिन फिर जैसे ही वो उड़ाने के लिए जा रहे तो 2-3 चीज़ें पिक्चर में आ जा रही है। एक तो मैं तो बोलूँगा कि प्रेशर तो देखो थोड़ा सा तो रहेगा, लेकिन पिच भी आ जाएगी। जैसे आपने को पता ही है कि श्रीलंका में मैच है और इंडिया ए का क्रिकेट ऐसे हो जाता है डोमेस्टिक, मतलब ऐसे हो जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग या फिर वर्ल्ड पिच के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे इंटरनेशनल में काफ़ी पिच के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे 3-4 दिनों पहले ही पिच की खबरें चालू हो जाती है और प्रिपरेशन तो हालांकि कई दिनों के पहले स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इंडिया में प्रोबेबली वैसे नहीं होता। और श्रीलंकन तो आपको पता ही है, मतलब मुथैया मुरलीधरन का जैसे ही एरा चालू हो गया था वैसे ही उन्होंने ठान लिया था कि पिच तो ऐसी बनानी है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस भी है और अगर स्पिनर आपके पास है तो क्यों नहीं। और इधर उनको शायद और एक फेवर था कि सारे लोग आ रहे हैं आईपीएल से, तो थोड़ी सी भी अगर बॉल हिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हालांकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फाइनल हुआ था जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था ना, एशिया कप अंडर 19 या वर्ल्ड कप, तो वो हुआ था इंग्लैंड में। तो उधर की पिच भी पूरा बैटिंग फ्रेंडली नहीं रहती, लेकिन वहां पे भी 175 उसने मारा है। तो मुझे लगता है कि उनको पेस से और फिर थोड़ा सा पिच वेरिएशन दे तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पिन अगर थोड़ी भी वेरिएशन दे तो दिक्कत हो रही है उनको, क्योंकि उनके उतने पेशेंस चाहिए, उतना बैट फ्लो नीचे लाने के लिए वो एक टाइमिंग चाहिए, तो उसमें उनको दिक्कत हो रही है। हालांकि सीखेंगे, लेकिन जो एक एरिया बोलते हैं वो मुझे ये लगता है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। मैंने अभी जितना उनको देखा इंडिया के मैचेस में, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत कंफर्टेबल दिखते हैं वो, बट स्पिनर्स को जैसे आपने कहा कि थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सूझबूझ के साथ खेलने की जरूरत है, खासकर श्रीलंकन पिचेस पे जहाँ पे स्पिनर्स को काफी हेल्प रहता है। बट अगेन मुझे ये लगता है कि सीखेंगे, अभी पहला ही टूर है, जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। और हमने ये आईपीएल के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि बिकॉज आईपीएल में फ्लैट पिचेस पे ये सब खेल रहे थे, तो इसके बाद अगर ये थोड़ा चैलेंजिंग पिच पे जाएंगे तो इनको थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये यूज टू नहीं है वैसे पिचेस और या वैसे एनवायरनमेंट में खेलने के लिए। तो मुझे लग रहा है ये अच्छा वेकअप कॉल है इंडियन सेलेक्टर्स के लिए भी, कि अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको दुनिया भर में क्रिकेट खेलना है और हर जगह जाके डोमिनेट करना है, तो आपको हर पिचेस पे अडेप्ट करना आना चाहिए। आप सिर्फ हर जगह आपको फ्लैट पिचेस नहीं मिलेंगे कि आप वहाँ पे T20 की तरह 20 ओवर में 300 लगा रहे हैं। सो बट एनीवेज आई थिंक प्रॉमिसिंग टैलेंट तो है, एंड जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे उतने बेहतर ही होंगे यहाँ से। बिल्कुल।
और मुझे ना आज ही सुबह एक बात हुई, जैसे जिम में एक लड़का मिला था। वो था, मतलब वो शुभमन गिल थोड़ा सा हेटर तो है ही, पता नहीं रहता है किसी किसी का, लेकिन वो सूर्यवंशी को भी बहुत ट्रोल कर रहा था। मेरे को बोला कि भाई 4 मुकाबले हो गए, कुछ भी रन नहीं बनाए। तो मैंने तो हालांकि अपना सब एनालिसिस बाजू में रख दिया। मैंने बोला भाई स्टार्ट मिला है और 44 एक मैच में बनाया और 38 एक मैच में बनाया और फिर 20 कुछ ऑड्स बॉल में। तो वो बोलता है कि अरे 44 का कुछ भी मीनिंग नहीं है वनडे में। तो मैंने बोला जब रोहित शर्मा 40-50 बॉल पे आउट होता था तब उसको सेल्फलेसनेस बोलते थे। उसका सेल्फलेसनेस का स्टोरी ही 40 या 30 ऑड रन से चालू हुआ है कि पावर प्ले में इंडिया 70 रन बना दे रही है और हो गया, उधर ही हम जीत गए। अभी आगे के प्लेयर्स को बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार करनी है तो हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई ये तो पहली बात तो दोगलापन है, मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा इस बात से आगे। और अगर बड़े रन की बात है तो तुम अगर गिल को हेट कर रहे हो तो गिल देखो बड़े रन तो बना रहा है, आज ही 150 बनाया और फिर कल नॉट आउट था कुछ 80 पे अफगानिस्तान। हाँ, फर्स्ट मैच में भी रह गया उनका सेंचुरी, केएल राहुल ने आके जल्दी से खत्म कर दिया वरना वहां पे भी एक सेंचुरी हो जाती है उसकी। बट आज अच्छा खेले, आज 150 रन किया। ईशान किशन ने भी अच्छा खेला है, बट अगेन अफगानिस्तान टीम है तो इतना पता नहीं। अब जब नेक्स्ट सीरीज होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट तब एक्चुअल में पता चलेगा कि कितने अच्छे प्लेयर हैं। शुभमन गिल तो वैसे प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो शुभमन गिल का नहीं, बट ईशान किशन का फॉर अ चेंज अच्छा लगा देख के। वनडे में उनको मौका दिया गया, जबकि वनडे टीम का हिस्सा वो रहते नहीं है, बट मौका दिया, अच्छा खेला उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि काफी चेंजेस में अभी से दिख रहा है मुझे कि होने वाला है, आई थिंक 2027 वर्ल्ड कप के पहले। वैसे इसी बात से लेके एक स्टैट में पढ़ रहा था कि सब 2022 के बाद 23 से मतलब सबसे ज्यादा ओडीआई में एवरेज विराट कोहली का है 63 और सेकेंड बेस्ट है केएल राहुल 62। तो वही केएल राहुल पहली बात तो 5 पे आ रहा है, फिर भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और जो अभी बीच में वो भी कंट्रोवर्सी एक आ रही थी ना कि ईशान किशन को फुल टाइम विकेट कीपिंग की और फिर 3 पे भी खिलवाया। तो मे बी मैनेजमेंट इज टारगेटिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, लाइक out of these 3 only 2 they want to be playing in the 11। तो हालांकि उस एनालिसिस में हम नहीं जाते क्योंकि जस्ट अफगानिस्तान सीरीज है और मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए बस एक ही खबर बुरी है कि अभी 100 सेंचुरीज और मुश्किल हो जाएंगी। बाकी उसके अलावा तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि इधर फ्लॉप हो जाते अफगानिस्तान सीरीज में तो बोलने खोलने के लिए बहुत कुछ था। बोलने के लिए लोग बोलते कि देखो अफगानिस्तान सीरीज में भी परफॉर्म नहीं किया और यहाँ पे 100-150 भी बनाया तो लोग बोलते उसको कि भाई ये तो अफगानिस्तान है क्या है, बाबर आजम जिम्बाब्वे। ठीक है, मतलब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले गया। हाँ, तो तिलक वर्मा का चालू कर दो। मैं करूँ क्या? ठीक है। हाँ, बाय द वे अनिरुद्ध, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको तिलक वर्मा ने जो डिसीजन लिया था श्रीलंका के अगेंस्ट जो ओडीआई मैच हुआ जिसमें इन द एंड स्कोर्स टाई हो गए, लेवल हो गए, एंड उन्होंने जो सुपर ओवर का डिसीजन लिया, एम्पायर को पुश किया सुपर ओवर के लिए, इवन दो थोड़ा अंधेरा शाम हो गया था, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, विजिबिलिटी में इशू था शायद, इसलिए एम्पायर थोड़े हेजिटेट थे, बट तिलक वर्मा ने पुश किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया हार गया सुपर ओवर। मतलब हम आसपास भी नहीं थे, श्रीलंका ने आई थिंक 16 रन बनाए थे और हम 9 रन ही बना पाए, 7 रन से सुपर ओवर हारे। एंड तो आई वांटेड टू नो कि आपको क्या लगता है इस डिसीजन के बारे में तिलक वर्मा का, एंड आप तिलक वर्मा की कैप्टनशिप को कैसे देखते हैं अभी जो 3-4 मैच इंडिया खेला है उसके अंदर? वो बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मतलब हालांकि जैसे देखो श्रीलंका की बैटिंग कंप्लीट हो गई थी और सुनने में आया था कि लाइट्स अवेलेबल नहीं थी उधर ग्राउंड पे। तो अंपायर्स ने भी इंसिस्ट किया कि भाई मत खेलो, लाइट्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये फैसला उसी टीम का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो सेकंड बैटिंग करेगा।
क्योंकि बॉलर को क्या है, वो आंख बंद करके भी बॉल डाल सकता है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है लाइन लेंथ पकड़ने के लिए। लेकिन उस अगर पेस से बॉल आ रहा है तो वो बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एज वगैरह, एज क्या मतलब मारना तो है ही और किधर भी खड़ी हो सकती है गेंद। तो ठीक है, मतलब अगर मैच कुछ ऐसा होता कि डाउन द लाइन डू और डाई टाइप्स, तो ठीक है लिया जा सकता था। लेकिन अगर स्टार्ट ही कर रहे वो अपने कैप्टनसी की, अपने एरा की, तो मुझे लगता है कि रुक सकते थे क्योंकि सेकेंड बैटिंग करनी थी। और जैसे अपने पास बहुत सारे एनालिसिस तो होता ही है, लेकिन एनालिस्ट, वेदर रिपोर्टिंग टीम, बहुत सारी टीम बैठती उधर, तो एक बार शायद उनको पूछ लेते थे तो और बेहतर होता था। लेकिन उन्होंने बहुत एग्रेसिवली मैदान पे जो फुटेज आ रही थी तो ही वॉज लाइक कि नहीं भाई खेलेंगे, और ऐसा खेलेंगे बोल के खुद भी तो नहीं बैटिंग करने, खुद से अच्छे खासे सीनियर मोस्ट प्लेयर है और वो भी एंकर भी है वो, और वो मारते भी है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि भाई सुपर ओवर पे नहीं भेजना था। बाकी शेडगी को भेज दिया और फिर सूर्यवंशी को, ठीक है मतलब 50-50 कॉल तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 70-30 कॉल था और नहीं लेना चाहिए था। बट ठीक है, एक नया खून नया जोश होता ही है। और कैप्टनसी की आपने बात की तो देखो, बॉलिंग ऑप्शंस तो कुछ ज़्यादा थे नहीं, बट हाँ बेटर रोटेट कर सकते थे बॉलिंग ऑप्शंस को और बेहतर हो सकता था। जैसे स्पिन, श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती है तो स्पिन पावर प्ले में ही लेके आते तो और बढ़िया होता। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन हाँ ठीक है चलो स्टार्टिंग है तो हम इतना जज नहीं करेंगे। वो तो मुंबई इंडियंस देख रही होंगे भाई सूर्या को हटा दिया, हार्दिक को हटा दिया, अपना कैप्टन क्या कर रहा है। ये मुझे भी बहुत एवरेज लगी उनकी कैप्टनशिप। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो श्रीलंका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो अपना इंडिया ए टीम भी काफी स्ट्रांग टीम है। मतलब ये सब जो भी खेल रहे हैं आईपीएल में काफी अच्छे प्लेयर्स है, ये सब काफी एक्सपीरियंस है इनको इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस करने का। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे और अभी तक इतना अच्छा नहीं खेले। मतलब 2 हारे हो, 1 आप जीते श्रीलंका से, बट वो किस तरह जीते सबको पता है, ऑलमोस्ट हार ही गए थे मैच वो। तो मुझे लग रहा है वो जीतने की डेस्परेशन में शायद वो तिलक वर्मा ने डिसीजन लिया हो कि अरे अब तक ढंग से कुछ जीत नहीं पाए, शायद ये जीत जाए तो एटलीस्ट वो एक हो जाए, बट वो उल्टा पड़ गया हम पे, हार गए हम। बट एनीवेज मैं उसी मैच से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुपर ओवर में उन्होंने फैसला किया कि सूर्यांश और वैभव को भेजने का, विच आई फेल्ट कि ठीक है चलो दोनों हिट कर सकते हैं, फाइन। बट मुझे जो जो चीज नहीं समझ आई वो ये कि वैभव ने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया देन, क्योंकि सूर्यांश ने स्ट्राइक लिया, उन्होंने पहले 3 बॉल के लिए 3 ही रन बना पाए। तो जब वैभव को स्ट्राइक मिला 4th बॉल पे, तब ऑलरेडी 3 बॉल बचे थे और 14 रन चाहिए थे। तो वो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गया था कंसीडरिंग कि अंधेरा भी हो रहा है, विजिबिलिटी इतना नहीं है। तो मुझे वही लगा कि शायद वैभव स्ट्राइक पे होते तो शायद कुछ चांस बन सकता था। बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी तो चीज़ वो हो गई है तो अभी एनालिसिस की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद फॉर्म में नहीं थे ना, काफ़ी मैचेस से फ्लॉप होते हुए आ रहे थे और फिर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी। लेकिन फिर मुझे लगता है फिर उनको भेजो ही मत अगर ऐसा है तो, और अगर भेज रहे हैं तो पूरा बैक करके भेजो कि भाई तुम स्ट्राइक लोगे, क्योंकि सबको पता है। देखो ये हालांकि उस मैच के दिन ये ब्रांड वगैरह सब चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन बड़ा प्लेयर जो जिसको बोलते हैं टीम में, वो डेफिनेटली सूर्यवंशी तो था ही, क्योंकि आईपीएल में और फिर जिस तरीके से फॉर्म के साथ वो आ रहा था तो उसको उस तरीके से बैक किया जा सकता था। नहीं तो फिर मेरे को लगता है तिलक खुद आ जाते तो भी ठीक था। मतलब वो कुछ डिबेट की बात नहीं होती कि भाई क्यों इनको नहीं भेजा वगैरह वगैरह। प्रियांश आर्य का भी ऑप्शन था एक। हाँ मतलब यार देखो, मैं वो उनको कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हाँ उनका प्रदर्शन आईपीएल में काफ़ी बिलो एवरेज रहा है। उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब उनको देखा था तो दिल्ली से खेलते हैं और फिर डोमेस्टिक में फिर विराट कोहली के मुंह से भी सुना था, मतलब उनके ही अकेडमी, हालांकि दिल्ली जोन से ही आते, तो बहुत सारे प्लेयर से सुना था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं खेला। तो हालांकि टू अर्ली टू जज, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा इन शॉर्ट। लेट्स लेट इट।
ओके। हाँ ठीक है, अभी क्या नेक्स्ट? वो तिलक वर्मा के इस पे मैं और एक कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ देखो ना, मतलब डोमेस्टिक में वगैरह कहीं भी कैप्टनसी उन्होंने नहीं की है, फिर भी जीजी ने, मतलब हालांकि सो कॉल्ड मैनेजमेंट ने उनको वाइस कैप्टन बना दिया T20 का। अभी मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि वो इंडिया ए का कैप्टन और फिर T20 टीम का वाइस कैप्टन होने वाले थे अगले ओलंपिक्स और फिर बाकी सब चीज़ों के लिए, इसलिए एमआई ने उनको कैप्टन बना रही है, या एमआई ने कैप्टन बनाया तो थोड़ा बहुत हो जाता है फेवर कि भाई वाइस कैप्टन बना दो। क्योंकि एमआई ने ये हार्दिक के साथ भी किया था, सूर्य कुमार यादव के साथ भी किया था। जैसे ही लगा सूर्य कुमार यादव तो उनको बहुत भाव मिलना चालू हो गया था, लेकिन जैसे फिर हार्दिक वाइस कैप्टन बन गया था, जस्ट जीजी आने से पहले बड़ी डील हुई, हार्दिक एमआई में आया, लेकिन उसके बाद फिर उनका प्लान थोड़ा उल्टा फंस गया। जीजी ने आके पूरा हार्दिक पांड्या को निकाल ही दिया और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस केस में एमआई को लॉस भी हुआ थोड़ा। लेकिन हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट था, अभी भी मेरे को लगता है अगर सूर्य कुमार यादव उन सब का अगर बहुत अच्छा चल रहा होता, जैसे सूर्य कुमार यादव फिर से कैप्टन होते, वो भी खबर उनको पता चल गई होगी कि भाई ये कैप्टन नहीं रहेगा और पहले ही चीज़ें सब ठीक नहीं चल रही, तो क्यों ही रिटेन करना है वो सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वही खबर होगी कि अंदर से कुछ ना कुछ आया होगा, जिसके कारण वो बोलते ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो फिर दो बंदे थे जो मान नहीं रहे थे बातें, निकाल दिया, तो थोड़ा सेट या फिर रिसेट ही बोलेंगे, रिसेट करने की चीज़ मतलब ट्राई मुंबई इंडियंस कर रहा है। हालांकि बुमराह तो अभी भी खुश नहीं लगते उधर, चलो उसमें नहीं जाते अभी, इंडिया एक तक सीमित रखते बातों को। तो दोस्तों ये हमारा डिस्कशन था वैभव सूर्यवंशी प्लस तिलक वर्मा की कैप्टनशिप के बारे में। आप अगर हमारी ओपिनियन से सहमत है तो प्लीज कमेंट में बताइए, अगर सहमत नहीं है तो भी बताइए कि आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी को जो ट्रोल किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इनिंग्स वो कितना सही है। और तिलक वर्मा की कैप्टनशिप के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप तिलक वर्मा को देखते हैं एज फ्यूचर एमआई कैप्टन और एज फ्यूचर इंडियन टीम का कैप्टन, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।